गरीब सास का महंगा फैशनेबल ड्रेस गिफ्ट। रवि शादी करके घर आता है और शांति दरवाजे पर खड़ी होकर घर आए मेहमानों के साथ अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है। तभी वहां आशा अपनी बहू और बेटी के साथ आती है। शांति, तुम्हारे बेटे ने कुछ किया है क्या जो तुमने अपने बेटे की छुपकर शादी करवा दी? मैं तो तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ और तुमने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। माँ जी, जरा उनकी बहू का लहंगा तो देखिए, कितना ओल्ड फैशन है, 80 के दशक का लग रहा है। भला अभी के समय में ऐसा लहंगा कौन पहनता है? अरे बहू, गरीब लोग हैं वो लोग, कहाँ हमारी तरह फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं। घर के बाहर खड़ी होकर आशा अपनी बहू के साथ शांति और उसके बहू बेटे के कपड़े का मजाक बना रही होती है। कुछ ही देर में शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और काजल अपनी भाभी का फूलों से स्वागत करती है। अब जैसे ही दिशा अपने पति के साथ घर में आती है, घर आए मेहमान शांति से बोलते हैं, शांति बहन, तुम तो खुद सिलाई करना जानती हो, कम से कम अपनी बहू के लिए तो ड्रेस बना ही सकती थी। पता नहीं ये खुद को क्या समझते हैं। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बहू को इतनी अच्छी ड्रेस सबके सामने गिफ्ट करती कि इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, और वो ड्रेस उस आशा के मुंह पर मेरा तमाचा होता। पर पैसे और गरीबी की लाचारी की वजह से सबके सामने मुझे और मेरे पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। माँ, आप दुखी क्यों होती हैं? जब आपके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, हम दोनों भी काम कर रहे हैं, देखना हम एक दिन इतना पैसा कमाएंगे कि उनसे भी अच्छा फैशनेबल ड्रेस पहनेंगे। और आंटी, अगर मेरी माँ सिलाई नहीं करना चाहती तो आपको क्या दिक्कत है? आशा तो शो ऑफ करके चली जाती है, पर घर आए मेहमान और आशा की बातें सुनकर बेचारी शांति परेशान हो जाती है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद दीक्षा अपनी नंद करिश्मा के साथ अपनी पुरानी ड्रेस लेकर घर आती है और पूरे परिवार के सामने दिशा को देते हुए कहती है, तुम्हारी सास ने बताया नहीं था कि जेठ जी की शादी हो रही है? वरना जब तुम आई थी तभी तुम्हें ये ड्रेस गिफ्ट कर देती। अब तुम मेरी जेठानी हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती। वैसे भी तुम्हारी गरीब सास तो तुम्हें कोई अच्छी ड्रेस तो दे नहीं सकती, तो मैंने सोचा मैं ही दे दूं। जेठानी, पर तुम तो हमारी पड़ोसन हो ना? माँ जी, ये क्या कह रही हैं? सौतेली माँ, आपने अपनी बहू को बताया नहीं हमारे बारे में कि हमारा रिश्ता क्या है? दिशा, मेरे पापा ने 2 शादी करी थी। ये हमारे पापा की दूसरी बीवी के बच्चे हैं। मेरे पापा शहर तो कमाने के लिए गए थे, पर उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया और उस औरत के कहने पर मेरे पिताजी ने हमें और हमारी माँ को छोड़ दिया। जब मैं 5 साल का था और मेरी बहन गोद में थी, तब से माँ ने अकेले ही हमारी परवरिश की है। पापा से उन्होंने आज तक कोई मदद नहीं ली, और पापा के खत्म होने के बाद पिछले 6 महीना से ये लोग हमारे पड़ोसी बनकर बैठे हैं और हमें हर वक्त जलील करने की सोचते हैं। पता नहीं हमने इनका क्या बिगाड़ा है। भला हम क्यों आपको जलील करेंगे? सौतेले ही सही, पर हैं तो आप मेरे ही भाई, इसीलिए हम तो बस इतना चाहते हैं कि जैसे हमने 1 पीस पहनी है उसी तरह से मेरी सौतेली बहन और भाभी भी फैशनेबल कपड़े पहन सकें। करिश्मा और दीक्षा एक बार फिर अपनी ड्रेस का शो ऑफ कर वहां से चली जाती हैं, तो वहीं शांति अपनी बहू के हाथ से वो ड्रेस लेकर डस्टबिन में डाल देती है। बहू, वो लोग कुछ भी दे लेने की जरूरत नहीं है। उस औरत की वजह से आज हमारी ये हालत है। उन्हें क्या लगता है कि हम फैशनेबल ड्रेस नहीं पहन सकते? एक दिन मैं दिखाऊंगी उसको कि हम गरीब भी फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं। सच जानने के बाद दिशा भी थोड़ी परेशान हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में कपड़े बेचने वाला आता है, जहां शांति अपनी बहू, बेटी और कुछ औरतों के साथ कपड़े ले रही होती है। भैया, ये सूट का कपड़ा इतना भी महंगा नहीं, 200 रुपए में 4 मीटर लेकर आई थी शोभा बहन। क्यों शोभा बहन? भैया, सही सही लगा लो, 4-5 सूट बिक जाएंगे आपके। ये देखो बहू, तुम्हारी सौतेली सास इतनी गरीब है कि अब इतने सस्ते कपड़े में भी मोल भाव कर रही है। शांति, अगर पैसे की दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं कुछ पैसे दे दूंगी तुम्हें, तुम पर तरस खाकर। मुझे न तुम्हारी जरूरत है न तुम्हारे पैसों की। आज तक मैंने तुम्हारे पति से 1 रुपया नहीं लिया और अकेले अपने दम पर बच्चों को पाला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे किसी भी तरह की भीख लूंगी? आशा बहन, थोड़ी शर्म कर लो। तुम्हारी बहू लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप में घूम रही है और तुम खुद इस उम्र में सूट पहनकर घूम रही हो। विधवा हो, थोड़ी तो विधवा बनकर रहो, इतना भी फैशनेबल होना अच्छा नहीं। माँ जी, मुझे तो लगा सिर्फ मेरी सौतेली सास और उसका परिवार हमारे फैशनेबल कपड़ों से जलता होगा, पर ये पड़ोसी भी ऐसे ही हैं। अगर यहाँ हमारा घर ना होता, पापा जी का लिया, तो हम ऐसी जगह कभी आते भी नहीं। एक बार फिर दीक्षा अपनी सास के साथ अपने पैसे और फैशनेबल कपड़ों का घमंड दिखाकर वहां से चली जाती है।
समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है और जब वो अपनी सास का कमरा साफ कर रही होती है, अलमारी के ऊपर रखी मशीन पर से कपड़ा है जाता है और दिशा की नजर अलमारी पर रखी मशीन पर पड़ती है। अब क्या था, दिशा उस सिलाई मशीन को नीचे उतारती है और उसे साफ कर बाहर ले जाती है, जहां पूरा परिवार बैठकर टीवी देख रहा होता है। माँ जी, आपको सिलाई आती है और घर में सिलाई मशीन भी रखी है, फिर भी आप सिलाई नहीं कर रही हैं। बहू, किससे पूछकर तूने ये मनहूस सिलाई मशीन ऊपर से उतारी? जहाँ से लेकर आई है इसे वहीं रख दे। शांति की बात सुनकर दिशा घबरा जाती है और आंखों में आंसू लिए कमरे में जाती है जहां रवि उसकी मदद करने आता है और सिलाई मशीन अलमारी के ऊपर रख अपनी बीवी के आंसू पोंछते हुए कहता है, माँ की बात का बुरा मत मानना, माँ को इस सिलाई मशीन से फोबिया है। माँ को लगता है इस सिलाई मशीन और उनके हुनर की वजह से पापा हमसे दूर हुए। हम शुरू से गरीब हैं, इसीलिए पापा शहर कमाने के लिए गए और उन्होंने हमारी सौतेली माँ की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। पहली नजर में पापा हमारी सौतेली माँ को पसंद करने लगे थे क्योंकि उस औरत को फैशनेबल ड्रेस पहनने का बहुत शौक था। इसलिए पापा उस औरत को खुश करने के लिए माँ से फैशनेबल कपड़े बनवाते और उनसे झूठ कहते कि वो शहर में इन्हीं का काम कर रहे हैं। प्रदीप जब 4 साल का हुआ तब जाकर माँ को हमारी सौतेली माँ और उनके परिवार का पता चला। इसके बाद उस औरत के कहने पर पापा ने माँ को तलाक दे दिया और हमें छोड़कर चले गए और तब से माँ ने इस मशीन को कभी हाथ नहीं लगाया। सारा सच पता चलने के बाद दिशा कुछ नहीं बोलती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति दिशा के साथ बाजार जाती है जहां उसकी नजर सस्ते कपड़ों पर जाती है। माँ जी, रवि जी ने मुझे बताया था आपके फोबिया के बारे में, पर ये सब एक मिथ है। आपकी अच्छी सिलाई की वजह से कुछ नहीं हुआ। आप इतनी अच्छी ड्रेस बनाना जानती हैं। मैं तो कहती हूँ आप फिर से सिलाई करना शुरू कर दीजिए और अपनी सौतन को दिखा दीजिए कि गरीब भी फैशनेबल कपड़े पहन सकता है। माँ, फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान अमीर ही हो। जब दिशा और काजल शांति को दोबारा सिलाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती है तभी बाजार में आशा सब्जी लेने के लिए अपनी बहू दीक्षा और बेटी के साथ वहां आती है, जिन्होंने 1 पीस फैशनेबल कट गाउन और क्रॉप टॉप के साथ मिनी स्कर्ट पहनी होती है। माँ जी, देखिए बाजार में कौन है? क्यों अपनी माँ को उस चीज के लिए फोर्स कर रही हो जो वो करना ही नहीं चाहती? मैं सच बताऊं तो मैं अपने पति को पसंद करती थी, ना कि उसकी लाई हुई ड्रेस को। वो सब तो बस मेरे नखरे थे। मैं बस देखना चाहती थी कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। वरना तुम्हारी ड्रेस तो मैंने एक भी नहीं पहनी और मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, दोबारा सिलाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हमारी तरह फैशनेबल ड्रेस तो ना कभी पहन पाओगी और ना ही कभी अपनी बहू बेटी को गिफ्ट कर पाओगी। एक बार फिर बाजार में आशा अपनी बहू बेटी के साथ गरीब परिवार की ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं और दिशा काजल शर्मिंदा होकर घर आते हैं। और उस दिन के बाद फिर कभी दिशा और काजल शांति को सिलाई करने के लिए नहीं कहते। इसी तरह कुछ हफ्ता बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपनी पड़ोसन सुमित्रा के साथ टेलर के पास जाती है, जहां सुमित्रा अपना सूट देखकर टेलर को सुनाती है, भैया तुमने मुझसे इतनी महंगी सिलाई ली और मेरा सूट खराब कर दिया। मैंने एक बार भी पैसे देने में मुंह नहीं बनाया, ये सोचकर कि तुम अच्छी सिलाई करते हो। पर देख रही है मुझे तुम्हारी सिलाई। अगर शांति बहन आज भी सिलाई कर रही होती ना तो हमारे मोहल्ले का एक भी आदमी तुमसे सिलाई करवाने नहीं आता। शुक्र मनाओ कि 22 साल पहले ही शांति बहन ने सिलाई करनी ही छोड़ दी। हाँ तो बोलो अपनी सखी से फिर से सिलाई शुरू कर दे। वैसे भी मेरे पास बहुत काम रहता है और जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी दोस्त कितनी अच्छी सिलाई जानती है। भैया मैंने सिलाई बंद करी है, उसके पीछे कारण है, पर ये मत सोचना कि मैं सिलाई नहीं जानती। अगर मैं आज भी सिलाई करूं तो तुमसे अच्छी सिलाई कर सकती हूँ। शांति को टेलर की बात बुरी लगती है और वो अपनी पड़ोसन के साथ घर आती है और घर आकर अपनी बहू बेटी और टेलर की बातों को सोचने लगती है। और काफी देर सोचने के बाद वो अपनी सिलाई मशीन उतारती है और फटे पुराने कपड़े सिलने की कोशिश करती है। घर में सिलाई मशीन की आवाज सुनकर काजल, दिशा और रवि कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि शांति पसीने से लथपथ है और कांपते हाथों के साथ सिलाई कर रही है। माँ जी, आप सिलाई कर रही हैं? हाँ बहू, मैंने सोच लिया है, मैं फिर से सिलाई करूंगी। तू सही कहती थी, ये सब बस मेरा मिथ है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था जो हो गया। पर अब मैं फिर से सिलाई करूंगी और अपनी उस सौतन और उसके परिवार को दिखा दूंगी कि सिर्फ वही फैशनेबल कपड़े पहनने नहीं जानते, हम गरीब भी फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं। और देखो, इतने सालों में भी मेरी मशीन खराब नहीं हुई, बस इसे थोड़ी सी सर्विस की जरूरत है। इतना बोलकर शांति बार बार सिलाई करती है, पर कभी उसकी सिलाई टेढ़ी हो जाती तो कभी धागा फंस जाता। अपनी सास को परेशान देख दिशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने बहुत दिनों बाद सिलाई मशीन को हाथ लगाया, इसलिए घबराहट में आप सिलाई नहीं कर पा रही।
बहुत जल्द जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए आप सबसे पहले कान्हा जी के लिए कपड़े बनाओ। अगर उनके कपड़े बन गए तो समझ लेना कान्हा जी की कृपा हमारे साथ है। दिशा के कहने पर अब शांति सबसे पहले कान्हा जी के लिए कपड़े बनाती है, जो कि परफेक्ट बनते हैं। ये देख पूरे परिवार के मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। तो वहीं जब आशा के घर के नौकर सारे कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए रखते हैं, तो आशा प्रदीप के साथ सारे कपड़े उतार अपने नौकरों को फटकार लगाती है। देख ले प्रदीप, कैसे नौकर रखा है तूने घर में। इन नौकरों को मैंने कितनी बार बोला है हमारे सारे महंगे डिजाइनर फैशनेबल कपड़े सामने रेलिंग पर या तो फिर बालकनी पर रखे, क्योंकि मेरी वो गरीब सौतन यहीं से गुजरती है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे फैशनेबल कपड़े देखकर मुझसे जलती रहे। माँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो गरीब हमेशा हमसे जले, पर उनको जलाने के चक्कर में अपने कपड़े क्यों खराब करना। धूप में और खुले में कपड़े रखने की वजह से कपड़े के रंग उड़ जाते हैं, या तो फिर उन पर धूल जम जाती है, जिसे फिर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। तो क्या हो गया प्रदीप जी, अब हम इतने गरीब नहीं जो ड्राई क्लीन करवाने से डरे। मैंने तो यहाँ आकर गलती कर दी, मुझे आप लोगों की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। बेटा, अगर तू हमारी बात ना मानता तो आज हम जिस घर में है ना, वो घर तेरे पापा मरने से पहले तेरी पहली माँ के नाम कर जाते और आज इस घर में उनके बच्चे रहते। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बहू, मैं अपने होते हुए अपने बच्चों का हक हिस्सा उन गरीबों के हाथ तो नहीं जाने दे सकती थी। शुक्र मना, जब तेरे पापा ये प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो मुझे पता चल गया और उनसे लड़कर मैंने ये प्रॉपर्टी तेरे नाम करवाई। और मैं यहाँ आई इसलिए हूँ ताकि वो गरीब ना हमारे इस घर पर हक जमा सके और ना ही लंबे समय तक उस घर में रह सके। वो भी तेरे पापा ने ही खरीदा था। अपने पति का खरीदा एक चांदी का सिक्का भी मैं ना छोड़ूं। पता नहीं कब वो गरीब हमसे परेशान होकर वो घर खाली करके जाएंगे और हम उसे अपने कब्जे में करेंगे। जब आशा बालकनी पर खड़ी होकर ये सारी बातें कर रही होती है, तो काजल, जो कि आशा के बगल वाले घर में अपनी दोस्त से मिलने आई थी, वो भी बालकनी पर खड़ी आशा की सारी बात सुन लेती है और घर जाकर अपनी माँ को बताती है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मेरी सौतन पिछले 6 महीने से यहाँ बैठकर हमें परेशान कर रही है। पर कोई बात नहीं, मैं भी ये घर खाली करके नहीं जाने वाली, क्योंकि ये घर अकेले तेरे पापा ने नहीं, मैंने भी लिया था अपने पैसों से। सारा सच जानने के बाद शांति का हौसला और बुलंद हो जाता है। समय गुजरता है और मोहल्ले के सभी लोग जन्माष्टमी का फंक्शन रखते हैं। तो वहीं शांति मार्केट से सस्ते कपड़े, नेट, चुन्नी लेकर आती है और खुद सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। माँ, तुम्हें फिर से सिलाई करता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुमने फैक्ट्री में काम न करके सिलाई करी होती तो आज हमारी जिंदगी शायद काफी अच्छी होती। कोई बात नहीं बेटा, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तेरी वो जो सौतेली माँ और बहन है ना, उनका फैशनेबल कपड़े का भूत तो मैं उतारूंगी जब मेरी बहू बेटी इस जन्माष्टमी के फंक्शन में फैशनेबल कपड़े पहन कर जाएंगी। अब शांति दिन भर सिलाई करती है, तो वहीं जन्माष्टमी फंक्शन के लिए आशा अपनी बहू बेटी के साथ मॉल जाती है और बड़े बड़े शोरूम से काफी महंगे और डिजाइनर कपड़े लेकर आती है और अपनी सौतन को घर के बाहर काम करता देखती है। उसे सुनाती हुई पड़ोसन को अपने कपड़े दिखाती है। अब तुम तो जानती हो मैं तो सूट साड़ी सब पहनती हूँ, पर मेरी बहू बेटी वन पीस गाउन, मिनी स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट जैसे फैशनेबल कपड़े डालते। इसीलिए जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं बहू के लिए रेडीमेड स्टाइलिश साड़ी और बेटी के लिए क्रॉप टॉप, लहंगा अटैच चुन्नी वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, और उससे अच्छी बात यह है कि मंदिर में तुम्हारी बहू फैशनेबल कपड़ों के साथ पूरे कपड़े पहनेगी। सुमित्रा की बात सुनकर शांति हंसने लगती है। तो वहीं आशा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। देखते ही देखते जन्माष्टमी का दिन आ जाता है और पूरे मोहल्ले में काफी सुंदर टेंट लगा होता है। मंदिर की भी अच्छे से फूलों से सजावट की जाती है। मोहल्ले की सभी औरतें रात को हाथ में पूजा की थाल लेकर मंदिर पहुंच जाती हैं और कान्हा जी के जन्म होने का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में प्रसाद लेकर आशा अपनी बहू बेटी के साथ मंदिर आती है, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता और दीक्षा सभी को अटेंशन पाने के लिए भजन गाने लगती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। दीक्षा को भजन गाता देख सब दीक्षा की तरफ देखते हैं और दीक्षा भजन गाते हुए मूर्ति के पास जाती है। देखो तो जरा, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा फैशनेबल कपड़े आशा की ही बहू बेटी पहनती है। बहन, बड़े लोग बड़ी बातें, अब ये फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा। सारी औरतें आपस में बात करना शुरू ही करती हैं कि तभी हाथों में प्रसाद और पूजा की थाल लिए शांति भी अपनी बहू बेटी के साथ आती है। आज शांति के साथ उसकी बहू बेटी ने भी काफी फैशनेबल कपड़े पहने होते हैं और उनका लहंगा सूट साड़ी देख सभी दंग रह जाते हैं।
शांति बहन, तुम तो गरीब हो। आज से पहले तो तुमने इतने फैशनेबल कपड़े कभी नहीं पहने और ना ही अपनी बहू बेटी को पहनाया। फिर आज कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी? हो ना हो, मरने से पहले मेरे पति देकर गए होंगे इन्हें कुछ पैसे। वैसे भी हर समय तो मेरे पति के पीछे ही पड़ी रहती थी पैसों के चक्कर में। आशा, जिसे तुम अपना पति कह रही हो, भूलो मत, वो तुमसे पहले मेरा पति था। तुम दूसरी औरत हो। तुमने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी से पहले मेरा पति तुम्हें मेरे हाथों की बनाई ड्रेस गिफ्ट करता था, जिसे देखकर तुम खुश हुई थी। और हाँ, आज तक मैंने तुमसे और तुम्हारे पति से कुछ नहीं लिया। भूलो मत, मैं कितनी अच्छी सिलाई करना जानती हूँ। और आज भी इस जन्माष्टमी के महोत्सव पर मैंने अपने हाथों से अपनी बहू को ये लहंगा चोली गिफ्ट करी है। और अपनी बेटी के लिए भी मैंने खुद इतनी फैशनेबल ड्रेस बनाई है। मानना पड़ेगा शांति बहन, 22 साल बाद तुमने सिलाई मशीन को हाथ लगाया और इतनी अच्छी ड्रेस बना दी। इसे देखकर साफ पता चलता है आज भी तुम सिलाई करना नहीं भूली। मैं तो कहती हूँ सिलाई जारी रखो ताकि हम मोहल्ले वालों का भी थोड़ा भला हो जाए। आंटी जी, कान्हा जी की हम पर कृपा हुई है। अब माँ जी घर में नहीं बल्कि अपने बुटीक में सिलाई करेंगी। और अब मेरी सौतेली सास मोहल्ले की सबसे फैशनेबल कपड़े वाली नहीं बल्कि हम लोग हैं। क्यों मेरी प्यारी सौतेली देवरानी जी, आज हमारे फैशनेबल कपड़े देखकर तुम्हें हमसे जलन तो नहीं हो रही? भाभी कैसी बात कर रही हो, जलन तो इनके अंदर कूट कूट के भरी है, तभी तो हर समय हमें नीचे दिखाने में लगे रहते थे। तो चलो अब हो जाए फैशनेबल कपड़ों का कंपटीशन। ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं मंदिर है। 12 बजने वाले हैं, कान्हा जी का जन्म होना है। अपनी लड़ाई साइड में रखो और सभी भक्त आकर प्रसाद चढ़ाएं। कुछ ही देर में जब कान्हा जी का जन्म होगा तो आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पंडित जी के कहने पर दोनों परिवार के बीच की बहस खत्म होती है। कुछ ही देर में कान्हा जी का जन्म होता है। सभी भक्त कान्हा जी की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और वही प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। साथ ही कान्हा जी को एक एक करके झूला झुलाते हैं और अपने अपने घर जाते हैं। माँ, मुझे नहीं लगता मेरी सौतेली माँ भाई बहन अब यहाँ से कहीं जाने वाले हैं। हमें उनके घर पर से अपनी नजर हटा लेनी चाहिए और अब फैशनेबल कपड़े का शो ऑफ भी खत्म कर देना चाहिए, वरना जैसा उन्होंने ड्रेस बनाया है वैसे ड्रेस हम पूरे मार्केट में भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ड्रेस के मामले में तो वो है ही चुड़ैल, मुझसे 10 कदम आगे है। मैंने सोचा था इन्हें परेशान करूंगी तो ये लोग घर खाली करके चले जाएंगे, पर इसके अंदर का तो डिजाइनर जाग गया। आशा अपनी सौतन और उसके बच्चों के फैशनेबल कपड़े और पड़ोसियों की बातें सुनकर अपने घर में अंदर ही अंदर जल रही होती है। तो वहीं गरीब परिवार आज काफी खुश होता है। माँ जी, आज से पहले मैंने इतनी प्यारी ड्रेस कभी नहीं पहनी। अभी तक आपकी सौतन और उसके बच्चों ने जितने भी फैशनेबल कपड़े पहने उन सभी के सामने आपकी सिली हुई ड्रेस सबसे अलग है। और ये मेरा बेस्ट शादी का गिफ्ट है जो आपने मुझे जन्माष्टमी में दिया। ये ड्रेस मुझ पर बहुत प्यारी लग रही है। अब हम भी फैशनेबल कपड़े पहन के मोहल्ले में घूमेंगे। माँ, तुम्हें भी अब ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए भी एक अच्छी फैशनेबल साड़ी बना लो और भैया के लिए कोट पैंट। अब तुम लोग को जब मेरी याद आ ही गई है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरी गूगल कंपनी में जॉब लग गई है। अब मैं माँ के लिए बुटीक खोलूंगा। माँ पापा तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सके पर मैंने कर दिखाया। अपने बच्चों को खुश देख और उनकी बातें सुन शांति के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और अब वो इसी तरह न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी फैशनेबल ड्रेस सिलना शुरू कर देती है और काफी अच्छे पैसे कमाती है। तो वहीं उसकी अमीर सौतन और उसका पूरा परिवार ये देखकर आज भी अंदर ही अंदर घुटता रहता है।